हेलो एवरीवन। आज हम केरला का जो सेट एग्ज़ाम है उसका जनवरी 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें साइकोलॉजी के 120 क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे 120 टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमको नेट एग्ज़ाम या जो भी सेट एग्ज़ाम होता है स्टेट का, CUET, गेट, इनसे रिलेटेड कोई भी दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सब में हमें देखने मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके पूरे 120 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ हैलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। ये हमको पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया या उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसमें होता है। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बोथ डिप्रेशन एंड मैनिया, ये बाइपोलर के सिम्टम्स हैं। बाइपोलर जो है, हमें याद रखना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो दो तरीके का होता है, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में हाई इंटेंसिटी का जो है वो मैनिक एपिसोड आता है, एक एटलीस्ट होना चाहिए, पर यहाँ पे हाइपोमेनिया होता है बाइपोलर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोमेनिया की बात होती है बाइपोलर 2 में। ये जो है ये बाइपोलर से रिलेटेड है। थर्ड है परसिस्टेंट लो मूड। ये तो डिप्रेशन में होता है विदाउट एपिसोड्स ऑफ मेनिया, तो ये जो है ये डिप्रेशन का है, तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का सिम्टम है। लास्ट है सोशल डेफिसिट्स एंड डिस्कम्फर्ट विद क्लोज रिलेशनशिप। ये जो है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर और दूसरे डिसऑर्डर्स में होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमें क्या मिल रहा है, परसिस्टेंट लो मूड विदाउट एपिसोड्स ऑफ मेनिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि क्या चीज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को बाइपोलर से अलग करती है। तो ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड्यूरास सोशल कॉग्निटिव थ्योरी रिलेटेड टू मोटिवेशन इन लर्निंग इज। हमको पता है बैंड्यूरा की जब भी बात होती है तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का उनका मेजर कॉन्सेप्ट था। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है और सेल्फ एफिकेसी, ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो बैंड्यूरा ने दिया है। यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिख ही रहा है क्या, सेल्फ एफिकेसी। सो सेल्फ एफिकेसी वुड बी अ राइट आंसर। बट जस्ट इन केस आपको ये चीज़ नहीं पता है, जस्ट इन केस यू डोंट नो कि बैंड्यूरा का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग हमको पता है किसने दी है, पैवलॉव ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, स्किनर ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने की है, वाइगॉट्स्की ने। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी वुड बी आर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ रीजनिंग विच इन्वॉल्व्स ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और एविडेंस। तो यहाँ पे रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, रीजनिंग बोल रहे हैं, तो हम रीजनिंग देख लेते हैं कि मेजरली कितने तरीके की होती है। बहुत सारे टाइप की होती है, पर हम यहाँ पे दो की बात करेंगे। एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसका क्या होता है कि हम जनरल स्टेटमेंट से, कुछ जनरल चीज़ से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे किसी ने बोल दिया कि ऑल फ्लाइट्स विल बी लेट टुडे। ठीक है, आज सारी फ्लाइट जो हैं वो लेट हैं। इसका मतलब अगर हमारी 4 बजे थी तो वो भी लेट होगी। तो माई फ्लाइट विल ऑल्सो बी लेट टुडे, तो ऑल इज अ जनरल स्टेटमेंट जिससे हम किसकी तरफ मूव कर गए, माई, मेरे या तुम्हारी, किसी के भी तरफ, वो स्पेसिफिक है। ये हो जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। फिर इंडक्टिव में क्या होता है, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब कैसे है, जैसे अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने रिसर्च की होगी, तो आप रिसर्च कितने लोगों पे करते हो, 50 पे या 100 पे। तो ये हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रिजल्ट आया हमारा कि कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती है। ठीक है, इसको हमने पूरे पॉपुलेशन में जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक से जनरल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ हमको क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ रीजनिंग विच इन्वॉल्व्स ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करने कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्पेसिफिक से जनरल। तो इंडक्टिव रीजनिंग वुड बी आर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन। अच्छा, अटेंशन से हमेशा हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, स्पेसिफिकली अटेंशन की थ्योरी से। अटेंशन की बहुत सारी थ्योरी है, लेट अटेंशन थ्योरी, फिल्टर वाली, एक है एटेन्यूएशन थ्योरी। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज है, सारी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कभी कभी अटेंशन से ऐसे भी होता है कि चार ऐसे नाम दे दिए जिन्होंने थ्योरी बनाई है और चार थ्योरी उसके नाम दे दिए। ठीक है,
4 थ्योरीज के नाम दे दिया, तो हमको इसको मैच करना है, तो अटेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ मल्टी मोड थ्योरी ऑफ अटेंशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी जो है वो जॉनस्टन एंड हीन्स ने दी है 1978 में। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि अटेंशन जो होती है वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग सिस्टम्स में चलती है। देखिए लिखा है that attention is a flexible system capable of selecting stimuli at different stages of processing। तो ये पैरेलल में अलग अलग जगह पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इजी है, हमको मैच ही करना है इसमें। सबसे पहला किसका नाम है, कार्ल यंग का। कार्ल यंग की जब बात होती है तो हमको पता है कि इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के ऑपोजिशन में अपना दिया था। ठीक है, और यहाँ पे आर्कीटाइप्स की बात होती है, अनकॉन्शियस की बात होती है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की। यहाँ पे आर्कीटाइप्स दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर कटेल, कटेल ने 3 ट्रेड्स दिए हैं, 3 ट्रेड्स दिए हैं कटेल ने, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड्स दिए सेंट्रल एंड सेकेंडरी, तो ये किसका है, केटेल का, तो ये 3 हो जाएगा। कार्ल रॉजर्स ने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात की है कि आपके पास जब भी कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो यू डोंट हैव टू पुट अ कंडीशन, उसको अनकंडीशनली ट्रीट करना है इवन इफ दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल। ठीक है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कार्ल रॉजर्स का है। और हमको पता है अब्राहम मास्लो की थ्योरी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे भी हमेशा एक क्वेश्चन आता है। 5 एलिमेंट्स हैं इनके, 5 बेसिक, ऐसे करके एक ट्राइंगल दिया था इन्होंने जिसमें 5 लेवल्स थी, उसके बारे में बात की है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इनका है, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2 किसमें, 4 3 1 2 पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए वुड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टकमैन, ईच विथ इट्स ओन फीचर। ये बिल्कुल सही बात है, हम साथ में देख ही लेते हैं। टकमैन जो है इन्होंने ग्रुप फॉर्मेशन की बात की थी, ग्रुप फॉर्मेशन की बात की थी और इसमें 5 स्टेजेस दी थी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने ये 5 स्टेजेस ना कभी कभी पूछ लेते हैं कि थर्ड नंबर की स्टेज कौन सी है, फोर्थ की कौन सी है, तो हम पांचों स्टेज देख लेते हैं। इसको कैसे याद कर लें, एफ एस एन पी ए, ऐसे करके इसको याद कर ले। एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मिंग, कि जब ग्रुप बन रहा है ना। एस स्टैंड्स फॉर स्टॉर्मिंग, कि ग्रुप में थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मैं लीडर बनूंगा या मेरे फ्रेंड को ये पोजीशन दो, मैं ये काम नहीं करूंगा। थर्ड स्टेज इज नॉर्मिंग, जहाँ पे सब कुछ हो गया कि चलो ठीक है अब ऐसे ऐसे ही रहते हैं, मतलब सब एक कॉन्सेंसस रीच कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंड में, द स्टेज इन ग्रुप फॉर्मेशन विच डील्स विद रीचिंग कॉन्सेंसस इज नॉर्मिंग, ये भी सही है। ठीक है, फिर फोर्थ है परफॉर्मिंग, कि अब जो भी परफॉर्मेंस हमें देना है, जो भी काम करना है हम वो कर रहे हैं। एंड लास्ट इज एडजॉर्निंग, कि यहाँ पे हम सब वापस से अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन ए वुड बी आर करेक्ट आंसर। ये पांचों स्टेज को ध्यान से ज़रूर से याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेविन्स फील्ड थ्योरी इन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव व्हाट इज कंसिडर्ड एज की डिटरमिनेंट ऑफ बिहेवियर। कर्ट लेविन की थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमेशा ही याद करके रखना है कि ये कर्ट लेविन की थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इन्होंने लाइफ स्पेस की बात की है और साइकोलॉजिकल फील्ड की बात की है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ हेल्थ प्रमोशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे हेल्थ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या हो जाता है ना, अब मान लो आपने नहीं पढ़ी है ये थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भाई हमने पढ़ी ही नहीं है, तो हम क्वेश्चन देख के घबरा गए, घबराना नहीं है। ऑप्शन देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये आंसर तो हमें पता है। क्यों, देखो पहला लिखा है सोशल फैक्टर्स, जैसे देखो पहला क्या है, सोशल फैक्टर्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ बिहेवियर। ऐसा है क्या, अगर आपके फ्रेंड ने आपसे लड़ाई झगड़ा कर लिया या आपके पापा मम्मी आपसे गुस्सा हो गए, तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ बिहेवियर में इम्पैक्ट आएगा, सोने सोने का मन करेगा, उठने का ही नहीं मन करेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। सेकेंड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल सपोर्ट एंड सोशल नॉर्म्स जो है वो हमारे हेल्थ बिहेवियर को शेप करते हैं। ये तो सही लग रहा है, चलो लग रहा है, लेकिन इसको अभी छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है, हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है मान लो। ठीक है,
फिर है सोशल फैक्टर्स एक्सक्लूसिवली इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। ऐसा है क्या? क्या सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे सोशल फैक्टर? नहीं, है ना, तो ये भी गलत हो गया। हेल्थ बिहेवियर्स आर सोलिली डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल मोटिवेशन। ऐसा नहीं है, आसपास के लोगों से भी फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन बी वुड बी आर करेक्ट आंसर। हमको नहीं पता था पर हमने कर लिया। तो क्वेश्चन देख के एकदम घबराना नहीं है, ऑप्शंस पढ़ के कई बार चीज़ें बन जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस बायोफीडबैक फ्रॉम थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। बायोफीडबैक जो थ्योरी है, या सॉरी जो अप्रोच है, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा हम बायो फीडबैक मॉडल की बात करते हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इट रिलाइज सोली ऑन मेडिकेशन। बायो फीडबैक में हम मेडिसिन देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, ये सही है, यही सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें तो देखना ही नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। इट एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन टॉक थेरेपी। नहीं, यहाँ पे तो मशीन्स का यूज़ होता है। इट अवॉइड्स एड्रेसिंग फिजिकल सिम्टम्स। ऐसा नहीं है, हम जबकि उन पर ध्यान देते हैं, मॉनिटर करते हैं उनको। ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 10th क्वेश्चन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टी ग्रुप या ट्रेनिंग ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज। तो ट्रेनिंग ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि कम्युनिकेशन को और इंटरपर्सनल रिलेशन को हम इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है, बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स विथ ऑनसेट इन चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस में इंक्लूड कंडीशन सच एज। लर्निंग डिसऑर्डर मेनली चाइल्डहुड में होते हैं, आईडी भी चाइल्डहुड में होती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी चाइल्डहुड में होते हैं। तो बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो ऑनसेट जिनका चाइल्डहुड में भी हो और अडोलेसेंस में भी देखने मिल जाए, वो कौन से होते हैं? ओपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। इसका हमको बताना है ये क्या है? स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी है, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएटिविटी में क्या होता है? प्रिपरेशन होती है, ये हमको पता है। तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली जो है ये ऑप्शन नहीं है ना, ये गलत हो गए। फिर प्रिपरेशन के बाद इंक्यूबेशन होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन होता है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन करी, ठीक है, फिर इंक्यूबेशन हुआ, हम अचानक से बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने छोड़ दी चीज़। उसके बाद अचानक से हमारे दिमाग में आइडिया आया, उसको क्या बोलेंगे? इल्यूमिनेशन। फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि EPPS स्टैंड्स फॉर। क्या होता है ये? अगर ये क्वेश्चन नहीं पता तब आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। आई कौन क्या हो जाएगा ये? एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। ठीक है, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है ये? पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पास। पास जो है ये इंटेलिजेंस का एक मॉडल है। ठीक है, इंटेलिजेंस का मॉडल है। तो ये कह रहे हैं पास जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव अटेंशन। मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो कि दास एंड उनके कलीग ने बनाया था, उसका मेन जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है? रोल ऑफ क्रिएटिविटी? नहीं, इसकी बात तो गिलफोर्ड ने की थी। इंटरैक्शन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? नो। अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव प्रोसेस इन इंटेलिजेंस? यस, कॉग्निटिव प्रोसेस समझना, यही इनका मेन कॉन्सेप्ट था। आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एबिलिटीज? ना, ये तो किसका था? बताना है ये किसका कॉन्सेप्ट था। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ये किसने दिया था? डू लेट मी नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिलेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? अटेंशन को बहुत लंबे टाइम तक एक जगह मेंटेन करके रखना, दैट इज विजिलेंस। स्टेबिलिटी इज ओनली vigilance. So maintaining attention over prolonged period for rare events is vigilance. Next is the personality traits associated with type A personality. type A type B से कभी कभी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। टाइप A, टाइप B। ठीक है, टाइप ए और टाइप बी एकदम ऑपोजिट रहते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो पहले, लेड बैक एंड रिलैक्स टेंडेंसी, ये तो बी की है। कॉम्पिटिटिव, टाइम अर्जेंट एंड प्रोन टू हॉस्टिलिटी, हाँ, ये टाइप ए का है। ठीक है, ये याद रखना, टाइप ए और टाइप बी।
टाइप बी जो होती है वो थोड़े आराम वाले रहते हैं, धीरे धीरे अपना काम करेंगे, कोई इशू नहीं है उनको। ये इनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कॉम्पिटिटिव होते हैं, काफ़ी फास्ट, इनको मतलब टाइम की अर्जेंसी होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में भी रहते हैं हेल्थ इश्यूज़ के, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एक्सप्लेन द डिस्कम्फर्ट पीपल फील व्हेन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर इनकंसिस्टेंट। ये बात तो सही है ना। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, और आपका जो बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है कि मुझे क्या करना है, मुझे वेट लॉस करना है, और आपका बिहेवियर क्या है कि शुगर इनटेक आपकी बहुत हाई है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये इनकॉन्ग्रुएंट हुआ एक दूसरे के लिए, है ना। तो यही है, क्या है ये, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है, ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो वही कह रहा है कि इट एक्सप्लेन्स द डिस्कम्फर्ट पीपल फील व्हेन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर इनकंसिस्टेंट। सही है। डिस्क्रिपेंसी रेजोल्यूशन, अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें तो हमारी तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वही उसको एक्सप्लेन करता है, ये भी ठीक है, दोनों ही सही है। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूल काउंसलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। स्कूल काउंसलिंग का प्राइमरी गोल पूछ रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अकेडमिक ट्यूटरिंग देना क्या, नहीं, वो तो टीचर्स करते ही हैं। फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन रिजॉल्विंग डिसिप्लिनरी इश्यूज, नहीं। क्लास में मॉनिटर्स को हम रखते हैं ना, होते हैं बच्चे, वो सब देखते हैं डिसिप्लिन का, या टीचर्स होती हैं, स्पोर्ट्स वाले टीचर होते हैं जो देखते हैं। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स सोशल इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ, हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर भी इग्नोरिंग द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, नहीं, हमको तो ध्यान देना है उस पर, ठीक है, सो ऑप्शन सी वुड बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की सब फील्ड है, इनने खुद ही बता दिया। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इथोलॉजी किसकी सब फील्ड है, तो हमको याद रखना है किसकी है, बायोलॉजी की। किस पे फोकस करती है, ये हमारे जो इनेट बिहेवियर होते हैं, जो हम जब बच्चा पैदा होता है तब से ही जो उसका बिहेवियर है, जो है ना, और हमारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं एनिमल्स में, उन सब की स्टडी के बारे में कौन बात करता है, इथोलॉजी, ठीक है, तो दिस वुड बी आवर राइट आंसर। Next is the brain structure which is heavily involved in the physiological basis of memory, particularly in formation of long new term memory। देखो दो चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी से कौन रिलेटेड है, ये किसका एसोसिएशन है, हिपोकैम्पस, ठीक है, और साथ में इमोशंस, स्पेसिफिकली फियर की अगर बात करें तो उसका किससे रिलेशन है, एमिगडाला का, ठीक है। इससे हमेशा किसी ना किसी सेट एग्जाम में तो आते ही हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हिपोकैम्पस। फिर है अकॉर्डिंग टू बाउंडेड रैशनैलिटी अप्रोच, व्हाट डू डिसीजन मेकर्स डू व्हेन फेस्ड विद कॉम्प्लेक्स डिसीजन। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स दैट सजेस्ट दैट ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट रैशनल डिसीजन मेकर्स, ठीक है, हम नहीं है, इसलिए हम कभी कभी शॉर्टकट यूज कर लेते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो ऑप्शन बी वुड बी आर राइट आंसर कि दे रिलाई ऑन ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, मेंटल, जो हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं जीवन में, है ना, टू सिंप्लीफाई द डिसीजन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसकी है, ये थ्योरी हल की है, क्लार्क हल की, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन की नीड होती है, ठीक है, नीड से कुछ चीज़ें जनरेट होती हैं, है ना। तो द डिज़ायर फॉर नॉवेलिटी एंड न्यू एक्सपीरियंस, नहीं। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फिजियोलॉजिकल नीड एंड डिज़ायर्ड गोल, ठीक है, मोटिवेशन कहाँ से आता है, कि जो डिस्क्रिपेंसी होती है हमारी जो नीड है उसके बीच में और गोल के बीच में, जो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है इसकी वजह से क्या होती है, ड्राइव जनरेट होती है, ठीक है, मोटिवेशन हमारा यही है। तो ऑप्शन बी वुड बी अ करेक्ट आंसर। Next is, what is the name given to the method of analyzing the interrelation between members of social group? सोशियोमेट्री, बहुत सिंपल है ये। अगर आपने बीए या बीएससी कर रखा है साइकोलॉजी में, ठीक है, तो आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही जो आप प्रैक्टिकल करते हो उसमें सोशियोमेट्री किया होगा, ठीक है, जिसमें आपको बताते हैं कि आपके और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके बीच में क्या या कैसा इंटर रिलेशन है,
ठीक है, तो सोशियोमेट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन इज व्हाट सर्वाइव्स व्हेन व्हाट हैज बीन लर्नड हैज बीन फॉरगॉटन। ये किसने बोला है? ऐसे क्वेश्चंस हमेशा याद करना मुश्किल है, बट अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तब हमसे बनना चाहिए बी एफ स्किनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रुप थेरेपीज हाउ डज द थेराप्यूटिक फैक्टर ऑफ यूनिवर्सैलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूट टू हीलिंग प्रोसेस। अब यूनिवर्सैलिटी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बाय एम्फसाइजिंग द यूनिकनेस। नहीं, हम यूनिकनेस की बात ही नहीं करेंगे, हम तो कॉमन चीज़ की बात करेंगे कि यूनिवर्सल कह रहा है। बाय हाईलाइटिंग द कॉमनैलिटी ऑफ स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, यस, दिस वुड बी आर राइट आंसर। फिर भी बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। बाय डिस्करेजिंग ग्रुप मेंबर्स फ्रॉम शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, नहीं, यहाँ पे तो उनको एनकरेज किया जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, कि हम उससे क्या पता करें कि हमारे जैसे कितने लोग हैं जो जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को सफ़र किया है। बाय प्रमोटिंग कंपटीशन, नहीं, यहाँ कॉपरेशन को प्रमोट करते हैं, कंपटीशन को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी वुड बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिस्पॉन्स एलिमिनेशन एंड एक्सटिंक्शन। प्राइमरी गोल तो ये भी बहुत ईजी है, क्या है? एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग अनवांटेड बिहेवियर्स बाय रिमूविंग रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनेस्टिक डिसऑर्डर। एमनीजिया का मतलब मेमोरी लॉस है ना, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो किस में इम्पेयरमेंट लेके आते हैं? तो मेमोरी में और लर्निंग एबिलिटी में, ठीक है। नेक्स्ट इज इन कंटिजेंसी मैनेजमेंट द सेंट्रल फोकस इज कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इसमें हम रिवॉर्ड की बात करते हैं, कैसे रिवॉर्ड दे के हम बिहेवियर को इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन 29 इज द प्राइमरी मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बर्थ ऑर्डर की बात की है, बर्थ ऑर्डर के अलावा इन्होंने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की है, ऑर्गन इंफीरियोरिटी की बात की है। यहाँ पे तो इसका फिर आंसर इजीली क्या हो जाएगा? इंफीरियोरिटी एंड कंपनसेशन। इसके अलावा अगर हम बाकी देखें तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसने बात किसने की है? फ्रॉइड ने। कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात किसने की है? कार्ल यंग। नेक्स्ट और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग फॉर क्रॉनिक एब्सेंटीज टिपिकली इन्वॉल्व। ये भी बहुत ईजी है, बिना पढ़े भी बन सकता है। आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एड्रेस क्रॉनिक एब्सेंटीज। एक है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से एब्सेंट है, ठीक है, तो हमको उसका रूट कॉज जानना चाहिए कि क्यों एब्सेंट है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे कि नहीं कि उसको नौकरी से निकाल दें, ऐसा नहीं कि हम उसके इशू को इग्नोर करें, और ऐसा भी नहीं कि उसको उस चीज़ के लिए पनिशमेंट दें, ठीक है। दैट इज़ द मेजर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग, जो कि किसके लिए होगी? जो बहुत लंबे टाइम से एब्सेंट है। इसी के साथ आज हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब हमारे 30 टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर हो गए। ये 30 टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आने वाले एग्ज़ाम में हमसे बन जाना चाहिए। बाकी के 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, पार्ट 2 में। चैनल न्यू है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे और ऐसे ही और इससे ज़्यादा अच्छे नए नए वीडियोस नए नए पार्ट्स के साथ आते जाएं। थैंक यू।